हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BE-VAE 181। इसमें हम बात करेंगे थल एवं जल संसाधन की। यूनिट नंबर 4 है हमारा। EVS जो है आपका ये सब्जेक्ट है। इसमें हम मेनली दो चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, एक हम देखेंगे यहाँ पर जल संसाधन हमारा क्या होता है, इसके अंदर सभी चीज़ें, प्लस में यहाँ पर हम देखेंगे थल संसाधन के ऊपर सारी बातचीत। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो 3 यूनिट है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और यूनिट नंबर जो 4 है ये भी इस वाली वीडियो में पूरा हो जाएगा। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। परिचय देखते हैं। परिचय के अंदर हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे कि हमने क्या जो है पहले पढ़ लिया है और ये सारी चीज़ें, फिर आगे टॉपिक के ऊपर जाकर हम जो चर्चा है उसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने पिछले कुछ अध्याय में हम जो है पढ़ते आ रहे हैं और हमने अध्ययन किया कि पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण के ऊपर हमने बहुत बातचीत कर ली। पारितंत्र इकोसिस्टम के ऊपर हमने बातचीत की। हमने देखा जो मनुष्य है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर करते हैं और कैसा ये सारा सीन है। उसके बाद हमने पर्यावरण के महत्व को समझा, पर्यावरण क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपको पता है इसकी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, मांग जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको ऐसे उपयोग करना चाहिए, कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इसको बिल्कुल सही से जो है इस्तेमाल करना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे हम पढ़ेंगे डीपली इन्हीं सभी चीज़ों को। आप यहाँ पर देखिए, ये है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आप इसके बारे में जो है पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे, जो छोटी कक्षाएं अपनी होती हैं। ठीक है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल उसके ऊपर भी है इसमें। ठीक है, तो रिन्यूएबल क्या होता है, जिसको हम जो है यूज़ कर पाते हैं दोबारा से भी, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो और डीप पढ़ेंगे यहाँ पर, हम देख लेते हैं क्या सारी बातचीत है। यहाँ पर देखिए, हमारे संसाधन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल। ये वो होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। फॉर एग्ज़ाम्पल है, आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, और विंड मिल से जो एनर्जी बनती है, तो हवा भी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर अनवीकरणीय क्या होता है, ये होता है नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब है कि एक बार इसको इस्तेमाल किया तो या तो ये ख़त्म हो जाएगा, या तो इसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, कि एक तरह से ख़त्म ही समझो। क्योंकि अगर मान के चलो कोई चीज़ आज ख़त्म हो रही है और इसको बनने में 200, 300, 400, 500 करोड़ साल लग रहे हैं, तो एक तरह से वो ख़त्म ही है। क्योंकि आप समझ ही रहे हो, ये बहुत लंबा समय हो जाता है। तो वही सारी बातचीत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा और डीप इसको समझते हैं, नवीकरणीय को। यहाँ पर देखिए, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें क्या है एक बार उपयोग करने से दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप इसका जो है दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा हो गया अपना, और पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, आपको पता ही है सौर ऊर्जा से क्या है, हम जो है सूरज की रोशनी से जो है पावर जो है इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे सोलर पैनल होते हैं उसके द्वारा। ठीक है, और पवन ऊर्जा में भी यही होता है। यहाँ पर अपना विंड मिल होता है, विंड मिल के अंदर जो टरबाइन लगी होती है, और ठीक है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती है, और उसके बाद नीचे उसकी बैटरी वगैरह होती है, जिससे जो है एनर्जी वहाँ पे इकट्ठा होती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। आप यहाँ पर मेनली इतना समझिए कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है, ये अपना नवीकरणीय है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन, ये वह संसाधन होते हैं जो कि एक बार इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं, या इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा एक बार इस्तेमाल करने पे या तो समाप्त हो जाते हैं, या तो इसको बनने में क्या है बहुत ज़्यादा समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि कोयला हो गया अपना, पेट्रोलियम हो गया, तो ऐसी चीज़ों को क्या है संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मान के चलो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या है कि वैसे भी जो गाड़ी है अगर मान के चलो पेट्रोल से नहीं चलेगी, तो मानव इसका जो दूसरा तरीका ढूंढ ही लेंगे, चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो आपको यहाँ पर अनवीकरणीय जो संसाधन है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं
नवीकरणीय जल संसाधन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है हमें, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए, जल जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि हमारे डेली रूटीन में बहुत सारा जो ऐसा काम है वो जल के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। जल नहीं होगा तो बहुत सारे काम हमारे रुक जाएंगे, हम पानी नहीं पिएंगे तो हम वैसे भी नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है। तो जल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जल से कई सारे काम भी होते हैं। जल संसाधन क्या है? सीमित है। यहाँ पर क्या बताया गया कि जल संसाधन सीमित है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आपने कभी पढ़ा होगा कि 73% जो है जल है पूरे पृथ्वी में, ठीक है। तो आप कहोगे सीमित कैसे है? तो सीमित ऐसे है दोस्तों कि देखिए, जो समुद्रों का जो जल है ना वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। समुद्र के अंदर जल, खारा जल आप कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पीने योग्य जल के बारे में, ठीक है। जिस पानी को आप पीते हो वो सीमित है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं है। तो मीठा पानी मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर हम बात करें मीठा पानी की, ठीक है। तो मीठा पानी से मेरा मतलब ये है वो पानी जो हम पीते हैं, ठीक है। जो दिल्ली जैसी जगहों पे रहते हैं उनको पता है मीठा पानी और खारा पानी। जो बिल्कुल गांव वाले एरिया से होंगे उनको मीठा पानी यहाँ पर अलग लग रहा होगा, क्योंकि हैंडपम्प से मीठा पानी निकलता है, ग्राउंड वाटर होता है, वो पीने लायक ही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से मीठा पानी का मतलब समझिए वो पानी जो पीने वाला है, ठीक है, पीने लायक पानी। तो यहाँ पर समझिए 3% से कम मीठा पानी जो है यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 73% जो है जल जो है पूरे पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिए 73% में से ओनली 3% जो है वो पीने लायक है, ठीक है। और मीठे जल की कुल मात्रा मनुष्य की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। यानी ये नहीं कह सकते हम कि ख़त्म हो जाएगा, कम बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। मतलब अभी वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत है, ठीक ठाक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे फालतू में वेस्ट करें। अगर हम इसको फालतू में वेस्ट करते हैं, इसका असमान वितरण होता है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत कम, इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो विश्व में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी। और कई सारी जगहों पे आपने समस्या देखी भी होगी कि कई सारी जगहों पे क्या है कि पानी जो पीने वाला जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है दोस्तों? जल चक्र का मतलब होता है अपना वाटर साइकिल। आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासों में, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर चित्र दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है, उसके बाद क्या है, भाप बन के वाष्पीकरण से ऊपर बादल में चला गया और फिर वहाँ से दोबारा से जो है बारिश से नीचे आ गया। तो ये वही वाला जल चक्र है। इसका जो प्रोसेस है वो भी हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो जल चक्र क्या होता है? जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें पानी सतह से मतलब ज़मीन से, ठीक है, वायुमंडल में वाष्पित होकर चला जाता है। यानी वायुमंडल में चला जाता है, कहाँ? वाष्पीकरण से, मतलब कि वो एक लेवल पे क्या होता है, गर्म हो जाता है और उसके बाद क्या है, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में, ठीक है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके बादलों में बारिश के द्वारा ठंडा हो जाता है। उसके बाद ऊपर जब जाता है वो बादलों में, तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो वाष्प है, यानी कि वो जो पानी है जो कि गैस की फॉर्म में था, वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में जाके वहाँ पर जमा हो जाता है और उसके बाद जो है दोबारा से बारिश होती है। फिर से वर्षा की प्रक्रिया सतह पर गिर जाती है और दोबारा से वही पानी जो ज़मीन से ऊपर गया था वही ऊपर से नीचे ज़मीन पे आ जाता है। तो यही प्रक्रिया है, इसे ही हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल है, ठीक है, ये वाला जो जल है, मान के चलिए ये जल क्या है, यहाँ से एक लेवल पर हीट होने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बादल बन जाएगा। बादल बनने के बाद क्या है, एक लेवल पे यहाँ पर दोबारा से ये जो है गैस की फॉर्म से लिक्विड की फॉर्म में होता है और उसके बाद जो है बादल जब बन जाते हैं, फिर ये बादल आपस में जब टकराते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस का नाम है, ठीक है, और इस प्रोसेस का क्या क्या नाम है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आगे, ये है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण जल चक्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया कह सकते हो आप उससे। इसमें पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी की जो अपनी ज़मीन है, यहाँ से जल वाष्प के रूप में, यानी गैस के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है।
और आमतौर पर ये कब होता है, आमतौर पर वाष्पीकरण तब होता है जब पानी अपने क्वथनांक यानी कि 100 डिग्री को छू लेता है। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक अपना होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री हो जाता है, तो उससे क्या होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म से वो गैस की फॉर्म में चला जाता है, और उसके बाद ऊपर चला जाता है आसमान में। फिर वहाँ का प्रोसेस आपको पता ही है, दोबारा से नीचे गिरता है गैस से लिक्विड की फॉर्म में होके। तो ये सारी चीज़ें अब संप्रेक्षण को समझते हैं। तो जब जल आकाश में ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अब आकाश में चला गया जल और वाष्प में बदल कर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तापमान में दोबारा से वृद्धि होती है, और उसके बाद वाष्प क्या है, दोबारा से तरल रूप में हो जाता है। अब देखिए गैस में है, वो गैस के रूप में ऊपर गया तो नीचे भी गैस की फॉर्म में आएगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा। अब वो दोबारा से क्या है, लिक्विड की फॉर्म में जो है वो तरल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उससे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उससे ही हम यहाँ पर संप्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, सिंपल था। वर्षा, वर्षा अपन सभी को पता है, वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। जैसे कि गैस था वो लिक्विड में हो जाता है, उसके बाद पानी की बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, और जो बादलों के अंदर होती है, सिंपल सी बात है, और ये बादल बनते हुए बादल बनकर और दुनिया भर में घूमती रहती है। हवा की गति के कारण क्या है, ये टकराती है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से टकराती है, और जिसकी वजह से सिंपल सी है बारिश जो है होने लग जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बारिश होगा तो क्या होगा, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा कहीं पर, चाहे वो कुएं में हो गया या झील में हो गया, महासागर में हो गया, तो उस चीज़ को इकट्ठा होने वाली चीज़ को कहते हैं अफवाह। ठीक है, इसे समझिए। जब पानी गिरता है, ठीक है, जब बारिश होती है, जब पानी गिरता है तो झीलों में, महासागरों में, कुओं में वो पानी जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम अपवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा था और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जल के प्रकार और रूप। ठीक है, तो जल के प्रकार से आप सिंपल सा जल का वो वाला प्रकार मत समझिएगा जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी कक्षाओं में, कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, वो वाला नहीं है, ये अलग है। ये वो पानी है जैसे कि खारा जल हो गया, मीठा जल हो गया, समुद्री जल हो गया, उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भूमि जल, भूमि पर जो जल है दोस्तों वो 3 रूपों में उपस्थित होता है। ठीक है, एक है मीठा जल। मीठा जल का मतलब हो गया अपना वो जल जो पानी हम पीते हैं। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट पी सकते हैं, इस पानी को कोई दिक्कत नहीं होती। एक होता है खारा जल, ठीक है, और जिसमें है लवण की मात्रा होती है। ठीक है, आपको नमकीन लगेगा ये पानी, खारा जो जल होता है नमकीन होता है। ठीक है, और समुद्री जल, समुद्र का तो जल पता ही है आपको। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। यहाँ पर मीठा जल, मीठा जल क्या होता है, मीठे जल में लवण की कुल मात्रा जो थोड़ी कम होती है, 1.5% से कम रहती है। ठीक है, और मीठा जल क्या होता है, हमेशा आपको नदी में मिल जाएगा, झरना में मिल जाएगा, ठीक है, कुएं में मिल जाता है। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है अपना, भूमिगत रूप में जो जल होता है, जो कि आपने गांव में देखे होंगे या बहुत सारी जगहों पे होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो हैंडपम्प होते हैं तो वो डायरेक्ट जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है ऊपर आता है, वो तो वो भी मीठा पानी होता है, वो भी डायरेक्ट जो है उसको पी सकते हैं, किसी प्रकार की कोई जो दिक्कत है उसमें नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखिए खारा जल, खारा जल क्या है, खारा जल बोलते हैं नमकीन पानी को। ठीक है, नमकीन, प्राकृतिक जल जो है, प्राकृतिक पाए जाने वाले नमक युक्त जल को कहते हैं यहाँ पर खारा जल। मीठे जल और समुद्री के जल, जो समुद्र के अंदर जल होता है और जो मीठा जल होता है जी, आपस में मिश्रित होने से खारा जल बन जाता है। सिंपल, आपको समझ में आ गया। समुद्री जल क्या होता है, समुद्री जल का मतलब होता है जो समुद्र में मिलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है वो अपना उसके अंदर भी क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आपने सुना होगा कि 73% पानी, तो वो 70% जो पानी है वो क्या है, वो समुद्र के अंदर ही है। ये हमेशा महासागरों में मिलेगा आपको, समुद्रों में मिलेगा। ठीक है, और पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक में ये उपस्थित होता है। ठीक है, ये जल आप पी नहीं सकते। ठीक है, तो ये पीने योग्य जल नहीं होता, तो आप ये कहोगे कि इसको प्यूरीफाई क्यों नहीं कर देते। ठीक है, प्यूरीफाई से हम पी सकते हैं। तो इतना इसमें दोस्तों जो वो होता है ना, मतलब इसके अंदर जो लवण की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, कि अगर आप इसे प्यूरीफाई करोगे इस जल को डायरेक्ट पीने के लिए, तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी मशीन ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ठीक है, ख़राब होने के चांस होते हैं। उससे है, इसको भी मतलब पानी पीने योग्य बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है। और आपको यहाँ पर यही समझना है कि समुद्री जल क्या होता है बस। ठीक है, तो समुद्री जल 96.5% जो पानी है समुद्री जल, वो 2.5% उसमें लवण है
और अन्य पदार्थों की छोटी मात्रा का जो है वो मिश्रण है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है। ठीक है, यहाँ पर समझिए बाढ़ और सूखा, तो ये क्या है, नॉर्मल। बाढ़ और सूखा क्या है, एक नॉर्मल चीज़ है जिसके बारे में जो है हम सभी जानते हैं। ठीक है, बाढ़ कब होता है, जब पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कोई किनारे, समुद्र के किनारे वाला कोई क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, पानी की मात्रा बढ़ गई, बारिश हो गई या किसी और कारण से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर बाढ़ आ जाता है। वहाँ के जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है। सूखा क्या होता है, सूखा का मतलब होता है जैसे मान के चलिए कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पर जो है बारिश जितनी होती थी हो नहीं पाई, बहुत कम बारिश हुई, मान के चलिए 50% बारिश नहीं हुई, तो थोड़े सूखे की संभावना हो जाती है। मान के चलिए 70% बारिश हुई नहीं वहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और कई सालों से नहीं हुई, तो वहाँ सूखा पड़ने की जो है वो सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, जो मिट्टी होती है वो फटने लग जाती है ज़मीनों की, वहाँ पर फसल नहीं हो पाती। तो ये दो सामान्य सी जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं, बाढ़ और सूखा, जिसके बारे में हम सभी जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर कौन सारी कैसी जो चीज़ें हैं वो अपने को यहाँ पर बताई गई है। देखिए, बाढ़ और सूखा ये क्या है, ये है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो आपको पता है ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो कि सामान्य है, नॉर्मली जो है देखी जाती है इंडिया के अंदर भी। तो बाढ़ नियमित रूप से 20,000 से अधिक जाने ले लेता है। अगर बाढ़ आता है तो बहुत भारी मात्रा में दोस्तों वहाँ पर तबाही मचती है। आपको पता है जो गांव है वो डूब जाते हैं, लोगों के जो घर है वो भी डूब जाते हैं, और 7.5 करोड़ लोगों को विश्व भर में प्रभावित किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं। बाढ़ भी क्या है, बहुत खतरनाक होता है। बाढ़ समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो बाढ़ तब आता है जब किसी क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। सामान्य पानी मान के चलो सामान्य पानी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो सामान्य से पानी अधिक हो गया है तो वहाँ पर बाढ़ आने की जो है वो संभावना हो जाती है। भारी वर्षा के कारण भी ऐसा होता है। बाढ़ आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि कोई नहर है। ठीक है, अब ये नहर जा रही है गांव में, सिंपल आपने देखा होगा नहर होता है। तो ये नहर क्या है, किसी बड़े पानी के स्रोत से कनेक्ट होता है। ठीक है, जहाँ से क्या है अलग अलग प्रकार के जो नहर है उसको खोला जाता है कि पानी क्या है एक जगह पे इकट्ठा ना हो और बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा एक जगह पे ना हो। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ हो सकता है कि पहाड़ हो और पहाड़ का जो पूरा पानी है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा होता हो। ठीक है, जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ होती है उससे पानी मान के चलिए यहाँ पे इकट्ठा होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा पुल है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, तो यहाँ पर इसके फाटक लगे होते हैं और इस फाटक से मान के चलो कि फाटक से क्या है पानी थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे छोड़ा जाता है नदियों में। ठीक है, ये अपना नहरों में। अब क्या है, यहाँ पर मान के चलो बहुत ज़्यादा ही पानी कभी आ गया तो यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर नहर के अंदर ओवरलोड हो जाएगा पानी। जितना नहर जो है सह सकता है उससे भी ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है नहर टूटने की संभावना होती है। नहर पता ही आपको मिट्टी से बने होते हैं वो, तो नहर अगर टूट गया तो उस क्षेत्र में क्या है बाढ़ आ सकती है। उस क्षेत्र में क्या है जो लोग के घर है, अगर कच्चे घर है तो वो वहाँ पर डूब सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा विनाश नहीं हो सकता, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा विनाश तब हो सकता है जब इस बांध में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ये बांध टूटने के कगार पर हो, यहाँ पर ओवरलोड पानी हो गया हो। ठीक है, तब बहुत बड़े लेवल पे तबाही आ सकती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होगा, लेकिन ये है कि लोग घर तक पानी जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिससे कि बाढ़ जो है वो आता है। और बहुत सारी ऐसी जगह आपने सुना होगा जो समुद्री तट के किनारे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ पर नुकसान जो है वो होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाढ़ के प्रकार। हाँ, बाढ़ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। नदी का बाढ़, ठीक है, नदी के कारण हो गया हो, नदी के टूटने के कारण नदी में पानी जो है बहुत ज़्यादा आ गया हो तो उसके कारण बाढ़ आ सकता है। तटीय क्षेत्रों में बाढ़, मैंने आपको बताया जैसे माने चलो कोई तटीय क्षेत्र है, आसपास क्या है समुद्र है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या है पानी अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है समुद्र है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये तटीय क्षेत्र है, तो जब पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है यही यहाँ बाढ़ से प्रभावित होगा। उसके बाद नगरीय बाढ़, ठीक है, नगर में भी बाढ़ आ सकता है, नहरों की वजह से हो सकता है, वो किसी और कारण से हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जो यहाँ पर जो आप समझ चुके होंगे बाढ़ के प्रकार। अब सूखा समझ लेते हैं। सूखा क्या होता है, सूखा का सिंपल सा मतलब है वहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई मान के चलिए जितनी होनी चाहिए उतनी, और गर्मी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी क्षेत्र में सामान्य वर्षा में
25% या उससे अधिक कमी होने के कारण क्या सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। और 25% से भी 50% से अधिक कमी हो गई तो वहाँ पर सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है, गंभीर हो सकता है। बिल्कुल बारिश नहीं हुई, कई साल हो गए, तो वहाँ पर तो गंभीर हालत जो है वहाँ पर जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर समझ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यह है जल संरक्षण। जल संरक्षण का क्या मतलब होता है यहाँ पर, आप इसे समझिए। देखिए, जल संरक्षण का मतलब है यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या है, जल को बचाव करेंगे। ठीक है, जल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य कार्य है, जिससे हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और खारे पानी की बात करें तो, समुद्री पानी की बात करें तो, लेकिन पीने युक्त पानी जो है थोड़ा लिमिटेड है, तो हमें उसे थोड़ा बचा के रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किसी के कोई पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है या किसी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है ना बने। वैसे तो बन चुकी है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर संरक्षण करने की हम बात करें, जल संरक्षण की, तो क्या क्या करनी चाहिए हमें। अगर घर में पानी का रिसाव हो रहा है तो उसे ठीक करें। जैसे मान के चलिए होता है कि हमारा जो नल है वो कई कबार क्या है, ढीला हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है, पानी की बूंद जो टपकती है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं लगता, लेकिन ये होता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पानी का जो बूंद है टपकेगा, तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पानी जो है वेस्ट होता है। तो प्लम्बर को बुला के या कैसे भी आपको उस नल को जो है ठीक करना चाहिए, जो पानी जो बह रहा है उसे रोकना चाहिए। ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है उतने ही जल का प्रयोग करें। ठीक है, कई कबार क्या होता है, हमें पानी की जो है कम आवश्यकता होती है, हम ज़्यादा उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें। पानी के नलों का इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छे से बंद करें। हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, नल जो है हमारे कई कबार खुले रह जाते हैं। ठीक है, और जैसे आपने ब्रश करते हुए देखा होगा, जब मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो उस समय नल को बंद रखें। कई कबार क्या होता है ना, हम नल को खुला छोड़ते हैं, फिर ब्रश करते रहते हैं, गलती हो जाती है, तो उस समय क्या, उसे बंद करें। जब ज़रूरत हो तभी नल को खोलें। नहाने के लिए भी अधिक जल का व्यर्थ ना करें। कई कबार क्या होता है कि हमें नहाने का मन करता है कि भाई आज जो है खूब नहाएंगे, तो खूब पानी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे तरीके से, मतलब पानी को वेस्ट नहीं करना है, आप बस ये समझिए यहाँ पर कि पानी को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि जो होता है अपना शावर होता है, कई बार हम थक चुके होते हैं या गर्मी से आए हुए होते हैं, तो हम शावर चला देते हैं और घंटों नहाते रहते हैं, तो वो एक गलत बात है, उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर है अनवीकरणीय थल संसाधन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा है नया टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जल संसाधन जो है वो तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर थल संसाधन के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी ज़मीन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो लैंड है, इससे रिलेटेड मिट्टी हो गई अपनी, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा क्या समाप्त हो जाते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं पहले। अनवीकरणीय क्या होता है, जो समाप्त हो जाता है अगर बंदा उसे इस्तेमाल करता है, तो या तो समाप्त हो जाता है या तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो ऐसी क्या है, भूमि। भूमि हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, भूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे थल पिंड पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1901 में अगर हम बात करें तो 23.8 करोड़ लोग रहते थे, लेकिन जिसकी जगह पर अब 130 करोड़ लोग से भी ज़्यादा हो गए। यानी आप जनसंख्या समझ सकते हो, लगभग 24 करोड़ लोग से 130 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ों की कटाई की वजह से भी क्या है, संसाधनों की गुणवत्ता को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दोस्तों, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, तो जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, और जब वहाँ पर क्या है, पेड़ों को काटा जाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या, उन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचता है, चाहे वो मिट्टी क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर समझिए, मृदा निर्माण, यानी कि जो मिट्टी है वो बनती कैसे है। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर देखिए, भौतिक क्षरण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया हमने लिया है, इसको समझते हैं। चट्टानों पर कार्य करने वाले यांत्रिक बल को भौतिक क्षरण कहते हैं। ठीक है, चट्टानों पर जो कार्य किया जाता है, उस पर जो बल लगता है उसको भौतिक क्षरण कहते हैं। और बल की वजह से क्या है, चट्टान टूट जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, चट्टान टूटते हैं, और टूटने के बाद जो चट्टान है वो क्या है, ढलानों से लुढ़कते हैं और नीचे गिरते हैं।
तो उससे क्या है वो दोबारा से टूट जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिसकी वजह से क्या है फिर जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है वर्षा तेज़ी से होती है तो वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी है वो नीचे गिरती है और कई टाइम बाद, ठीक है, बहुत समय बाद क्या है वो मिट्टी का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से भी मिट्टी बनती है। और इसमें क्या है अगर हम बात करें यहाँ पर तो वर्षा और तेज़ी से बहती हुई नदियाँ, ये क्या है भौतिक क्षरण के लिए क्या है बहुत ही प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन, ठीक है। भूमि का उपयोग समझते हैं, उसकी योजना प्रबंधन, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो हम यहाँ पर थोड़ी बातचीत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भूमि संसाधन, जैसे कि हमने बताया आपको, इसका जो इस्तेमाल है ये अलग अलग तरीक़ों से होता है। भूमि का इस्तेमाल आपको पता है ये किस सब चीज़ों को के लिए होता है। किसान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फसलों को पैदा करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे उपयोग है इसके, जैसे जैविक कृषि करते हैं। पर्यावरण की कई सारी योजनाएं होती हैं जिसके अंदर मिट्टी है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो मृदा का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, मिट्टी को कैसे बचाना चाहिए, उसके ऊपर जो हम बात करते हैं यहाँ पर। मृदा प्रबंधन में क्या है दोस्तों, मृदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुमूल्य संसाधन है मृदा, जिससे बनने में क्या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, बहुत समय लग जाता है इसको बनने में भी। इसलिए मृदा क्या है उचित उपयोग और ज़रूरी है। अगर हम मृदा का भी सही से उपयोग नहीं करेंगे तो मृदा क्या है वहाँ से जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं जो उपजाऊ नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, ठीक है। मृदा अपरदन का नियंत्रण, कई जगहों पे आपने देखा होगा जो मिट्टी है वो बह जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान के चलो कोई जगह है वहाँ पर क्या है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, तो अगर कभी बाढ़ आता है कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मिट्टी क्या है बह जाती है, वहाँ से मिट्टी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ बालू बालू सा रह जाता है और उसको फिर दोबारा से मिट्टी बनने में कई साल जो है वो लग जाते हैं, उसकी थोड़ी सी ऊपर सी लेयर बन जाती है मिट्टी, बाकी फिर आप नीचे खोदोगे तो वहाँ बालू ही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बचाव के लिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है घास, झाड़ियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाना, वृक्ष लगाना, ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, क्योंकि जो इनके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। पर्वतीय और पहाड़ों क्षेत्रों में झाड़ियाँ और वृक्षों को लगाने से मृदा को मजबूती मिली है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको पता है ना मिट्टी, आप देखना पहाड़ी क्षेत्रों में और जहाँ पर जंगल वगैरह सब होते हैं, जंगल स्पेशली जहाँ पर जंगल होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी भी ज़्यादा होती है, वो मिट्टी बढ़िया होती है, ठीक है। तो मिट्टी को मजबूती मिलती है वृक्ष वगैरह लगाने से। साथ ही वहाँ के जो किसान हैं उनको भी लकड़ियाँ मिलती है, उनको भी अपने जो गाय होती है या जो भैंस वगैरह होती है अपने पशु के लिए उनको चारा भी मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हो तो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा। और बाकी आपका जो यूनिट है ख़त्म हो चुका है। वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।